कांग्रेस ने कई राज्यों में खराब प्रदर्शन किया, उसके बाद अब एक बार फिर से बदलाव का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस में चिंतन मंथन शुरू हो गया है और कांग्रेस अब आगे की रणनीति बनाने के लिए तेजी से विचार विमर्श कर रही है और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अब हम सीधे चलेंगे, रुद्र प्रताप दुबे जी आपके पास आएंगे और आपसे जानेंगे कि कांग्रेस लगातार बातें कर रही है कि हम रणनीति बना रहे हैं और 2024 के लिए एक मजबूत टीम के साथ हम उतरेंगे और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कमियां कहां पर हैं? कितना बड़ा बदलाव कांग्रेस को करना होगा? कमियां ही कमियां हैं। एक दो फैक्ट्स हैं जिस पे बात होनी चाहिए। पहली बात, प्रशांत किशोर पहली बार किसी दल में नहीं शामिल हो रहे हैं, जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, राष्ट्रीय कार्य परिषद में रहे थे, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे और इन्हीं की वजह से आरसीपी सिंह जैसे बड़े नेता जेडीयू में नाराज भी हो गए थे। तो उसके पहले वो जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। अब इतने वक्त उनकी कांग्रेस में शामिल होने की बात हो रही है। दूसरी बात ये कहा गया है कि तकनीकी का युग है, बदलता हुआ युग है और प्रशांत किशोर फायदा देंगे। अगर स्वाति जी आपको याद हो, इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चुनाव हुआ था। चुनाव आयोग ने पहले दो चरणों को पूरी तरह डिजिटल कर दिया था कोविड की वजह से। और आपको जान के आश्चर्य होगा, कांग्रेस एक अकेला ऐसा दल है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा ना फेसबुक पे है ना ट्विटर पे। इसके लिए किसी प्रशांत किशोर की आवश्यकता नहीं। जब आप आज के समय में 2022 में राजनीति कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे नहीं हैं तो आप कैसे संवाद स्थापित कर पाएंगे? ये दो ऐसी चीजें हैं जिस पे कांग्रेस को अभी से काम करना चाहिए। इसके लिए कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, हर लोग करते हैं। इसको वैसे ही कीजिए जैसे किया जाता है। दूसरी बात, किसी भी सुझाव को जीमेल के मंगाने के बजाय अब आपसी सुने। यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए जो कार्यकर्ताओं से न केवल मुखातिब हो बल्कि आलोचनाओं को सुनने के लिए पूरी तरीके से खुला हुआ हो, जिसके लिए आलोचना उससे ये ना लगे कोई दुश्मन कर रहा है। देखिए, रीता बहुगुणा जोशी जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से कांग्रेस को संभाला था। जब मायावती जी की सरकार थी उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन होता था और बहुत अच्छी तरीके से जमीन पे दिखता था। उसके बाद जो राज बब्बर साहब आए वो दिल्ली से आने लगे और दिल्ली से आते थे, लखनऊ में एक जगह जीपीओ है, वहाँ पर बैठ के वो कुछ सेल्फी लेते थे और वापस चले जाते थे। और कांग्रेस का वो अवसान का दौर फिर रुक नहीं पाया। जो कार्यकर्ताओं में संवादहीनता की वो बड़ी पुल बन गया, वो यहां तक पहुंच गया स्वाति जी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के बाद वो महिलाएं नहीं मिल रही थी जिनको टिकट दिया जाए और जो जीत के आ पाए। तो जब पार्टी इस जगह पे पहुंच जाए जहां पर गाड़ियों पर कांग्रेस के झंडे लगना दूर हो जाए, नोएडा से लेकर आप लास्ट के गोरखपुर के आगे तक चले जाइए, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको बूथ मैनेजमेंट की जरूरत है। और बूथ मैनेजमेंट के लिए किसी बस्ता के लिए कोई टाई लगाने वाला व्यक्ति नहीं करेगा, उसके लिए आप कार्यकर्ता ढूंढिए। ठीक है रुद्र जी। सुशील जी, आपसे भी जानेंगे कि टेक्निकली तौर पर मजबूत होने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत कमजोर है और अब इसको टेक्निकली तौर पर भी मजबूत होना पड़ेगा। देखिए स्वाति जी, एक बात तो यूनिवर्सल है, सत्य है एकदम, कि इस देश में कांग्रेस के बिना, विपक्षी और कांग्रेस के बिना सिस्टम का कोई आप सोच नहीं सकते जी। और देश का अगर कहीं पर बीजेपी के सामने पूरे देश में अगर कोई पार्टी है या कोई नाम है या कोई सोच है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बाकी पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। तो आने वाले वक्त में 24 में अगर कांग्रेस माँ की जो सोनिया माते हैं, सोनिया गांधी माते, इनको तत्काल चाहिए, हालांकि मेरा इतना बड़ा कद नहीं कि मैं उनको सुझाव दूं, लेकिन देश का नागरिक हूं, वोटर हूं, तो सुझाव दे सकता हूं। उनको तत्काल चाहिए। 2.5 साल से कार्यवाहक बनी बैठी हैं। क्या ज़रूरत है कार्यवाहक की? जब G23 का ग्रुप आपको रोज रोज आपको सलाह दे रहा है, रोज रोज आपको इंगित कर रहा है, रोज रोज आपको सवालों घेरे में डाल रहा है, चाहे गुलाम नबी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, इस टाइप के तमाम लोग हैं जिसको G23 नाम दिया गया है। क्यों नहीं आप AICC का अधिवेशन बुला के सीधे, और हम बता रहे हैं समय पर सोनिया गांधी जी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। 24 से चुनाव आ जाए, जीत जाए, जो भी स्थिति हो, तब राहुल के लिए कुछ करें, प्रियंका के लिए कुछ करें, स्वाति जी एक मिनट कुछ करें, लेकिन अभी उनको क्लियर कट, क्योंकि 2 साल बहुत कम है पूरे देश के लेवल पर सिस्टम बनाने के लिए। यूपी वाला समय दूसरा था, अब वो समय नहीं। नरेंद्र मोदी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, मारो फेंको, मस्जिदों पे भगवान, ये सब चीजें ने दिमाग को अलग कर दिया है, वोटरों को अलग रास्ता दिखा दिया है। उसके लिए कांग्रेस को बहुत लड़ना पड़ेगा। और धर्मनिरपेक्ष ये सब चीजों से हटके एक नई तरीका। और दूसरी बात, पीके को लाएं, लेकिन पीके के लाने से कांग्रेस के वर्कर को डेमोराइज ना हो। वो ऐसा फिर भोकाल बन जाता है कि पीके आए तो पीके मालूम चला खुदा हो गए।
फिर वो सारा वर्कर पीके के आगे पीछे घूमने लगता है, वही सिस्टम फिर वहां बन जाता है। इतनी सी बात है। बिल्कुल, यानी कि लोकतंत्र के मजबूत होने के साथ साथ विपक्ष को भी मजबूत होना होगा। ये बात सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। सवाल ये भी है सर्वेश द्विवेदी जी कि कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा फायदा आपको भी मिल रहा है, क्योंकि भविष्य में जो बातें कही जा रही हैं, चीजें निकल कर आ रही हैं। और सर्वेश जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं से जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 180 सांसद देखे गए जो कांग्रेस में थे, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो हम ये देखते हैं कि समय समय पे सत्ता बदल जाती है, दल बदल जाता है, लेकिन नेता वही का वही रहता है। और ये नेता इस देश में कभी भी नीतियां नहीं बनाते। ये नेता उन्हीं पुराने नीतियों पे चलते रहते हैं। और कांग्रेस के हालातों से लेकर हम आज भी भारतीय जनता पार्टी तक हैं, और इन दोनों ने मिलजुल कर देश के ऐसे हालात कर दिए हैं कि आज हम इस हालत पे हैं कि हम अपने बच्चों को 5वीं क्लास तक की अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। 25 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार हैं इस देश में। इन नेताओं ने अपने बेटों को तो विदेशों में पढ़ने का इंतजाम कर दिया, पर इस देश के गरीब आदमी और आम आदमी के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल भी नहीं दिए। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो इस समय देश के हालात हैं, इस समय पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बैटिंग करने के लिए पिच तैयार करके देती है। और कांग्रेस पार्टी का हर एक बड़ा नेता, बड़े नेता से लेकर प्रदेश के नेता तक, वो ये कहते हैं कि आपको अपनी राजनीति करने की जरूरत नहीं है, आपको नफरत करने की और बांटने की राजनीति की जरूरत नहीं है, हम आपको मैदान तैयार करके देते हैं और आप करिए। कई प्रदेशों में कांग्रेस की भी सरकार है, कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, लेकिन इस पूरे देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रदेश हैं, कोई मॉडल विकसित नहीं किया है, ना ये अपने किसी विकास के मॉडल से जाने जाते हैं। गुजरात मॉडल भारतीय जनता पार्टी का था, जिससे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आई। आज गुजरात मॉडल पे टीन के सेट लगा के मॉडल छिपाया जा रहा है, गुजरात मॉडल की असलियत पूरे देश में ना दिख जाए। जमीन जो है वो तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पंजाब में आपने कमाल कर दिया, और अब जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भी आपकी रणनीति लगातार बढ़ रही है। और अगर बात करें हम राज्यसभा की, तो वहां पर भी आप विकास के लिए हम जमीन उतर रहे तैयार हैं कर मजबूती से। जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देश के विकास के लिए हम जमीन तैयार कर रहे हैं। जी, उम्मीद है कि आप करेंगे। देश के विकास के लिए हम जमीन तैयार कर रहे हैं। सवाल अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल आम आदमी पार्टी उठा रही है कि बीजेपी बीजेपी ने भी शायद वो मॉडल तैयार नहीं किया है विकास का। स्वाति जी, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? मैं दो बातों में अपनी बात, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हुए, जिस तरीके से सुशासन के नए नए आयाम स्थापित हुए, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकालों में मिला करके उतनी नौकरी नहीं थी जितनी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल, 3 वर्ष का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 वर्ष हमारे कोरोना में खराब हुए। हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से लेकर 2017 तक मात्र 1,99,000 सरकारी नौकरी दी। आजादी से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश से मात्र 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। कल्पना करिए स्वाति जी, 17 मेडिकल कॉलेज, 23 करोड़ आबादी। हम लोगों ने उसको बढ़ा करके 59 किया। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज 33 और शेष प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सभी को मिला करके उसकी आवश्यकता थी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेस बनवाने का काम किया, 10 महानगर में मेट्रो संचालित करने का काम किया, 5 में चलने भी लगी है। 45 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, 1.5 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली दी, 3 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 लाख तक का बीमा दिया, 3 करोड़ लोगों को मुफ्त शौचालय दिए, कोरोना काल में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। ये सब क्या ऐसे ही हो गया क्या? हम लोग फिल्म सिटी बनवा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनवा रहे हैं, नेशनल पार्क बनवा रहे हैं। हम लोगों ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए। बड़े बड़े गुंडे गले में तख्ती डाल के थानों में समर्पण कर रहे हैं। 2000 कृष्णकांत जी जवाब दीजिए। गले में तख्ती डाल करके थानों में समर्पण किया था। ये क्या ऐसे ही हो गया क्या? कृष्णकांत जी, अरे मुझे तो राघवेंद्र जी पर हंसी आ रही है। राघवेंद्र जी पे हंसी आ रही है। इस देश में जो हमने बनवाया IIT, IIM, डैम, जितनी चीजें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यह सारी जितनी चीजें हमने बनवाया, सुन लीजिए इसका मतलब कृष्णकांत जी कोई औचित्य नहीं को। था। जी राघवेंद्र जी सुन लीजिए, कृष्णकांत जी बोलिए। कह रहे हैं जिस तरह से यह 5 साल से अलापते चले आ रहे हैं, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया,
हमने तो इस देश को जो कहा कुछ नहीं था वहां सब कुछ दिया। चाहे इस देश में चाहे भाखड़ा नांदलबाद हो, चाहे जितने भी डैम बने, चाहे हमने इस देश में IIT, IIM जितने बड़े बड़े संस्थान दिए, इस देश को हमने एम्स दिया, इस देश को हमने जिले जिले अस्पताल दिए, इस देश को हमने सारी सुविधाएं दिया, यूनिवर्सिटीज दिए, इस देश को जितना हमने दिया, इस देश के गांव को 6 लाख गांव में 5,86,000 गांव को हम बिजली दे चुके थे। केवल 14,000 गांव अभी रह गए थे जिनके भी पूर्वे रह गए थे, बाकी हम बिजली दे चुके थे। ये क्या यह देश केवल शौचालय से आगे बढ़ेगा? यह विश्वगुरु शौचालय से बनेगा? शौचालय भी जरूरी होता है। इस देश में हमने इंदिरा आवास के माध्यम से तमाम आवास दिए, हमने अंत्योदय योजना चलाई। आज यह जो अन्न चल रहा है किसकी देन है? किसानों की जमीन जो ले ली जाती थी फ्री में, भूमि अधिग्रहण बिल कौन ले आया? ये हमारी सरकार ले आई। किसानों को लेके इन लोगों ने किया क्या? किसानों को 50 किलो की बोरी को 45 किलो किया। किसानों की जो MRP की बार जिसमें 1 साल से ऊपर किसान जो है जाड़ा गर्मी बरसात सहन करके सड़क पे रह गया, इन लोगों ने सैकड़ों 700 से ऊपर किसान हमारे शहीद हुए। एक शब्द भी नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि के नहीं दिए, एक शब्द भी शोक व्यक्त नहीं किया नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इन लोगों ने चाहे गरीब 131 दिन तक अभी इन्होंने सामान के दाम नहीं बढ़ाए। आज सब तो सब नमक के भी दाम आसमान छूने लगे। अरे नींबू तो होड़ में दौड़ पड़ा। नींबू ने कहा रुको पेट्रोल, रुको डीजल, रुको सरसों के तेल, मैं आगे बढ़ता हूं। 300 रुपया किलो चला गया। पूरे देश में जितने एयरपोर्ट के शिलान्यास और उद्घाटन होते हैं, आपको क्या लगता है कि महंगाई ऐसा मुद्दा है कांग्रेस बीजेपी को घेर सकती थी? बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है कांग्रेस बीजेपी को घेर सकती थी? और भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कांग्रेस बीजेपी को घेर सकती थी। और अगर उन मुद्दों को ही कांग्रेस ठीक से उठा लेती तो तुम केवल कुछ बदलाव हो सकता है। आए हो, बना तुम कुछ नहीं सकते। पहले हमारे जी आपसे जानेंगे रणनीति, कृष्णकांत जी आपसे रणनीति जानेंगे कि कैसे आप लोग सुधार कर रहे हैं, कैसे चिंतन मंथन कर रहे हैं। जी सुशील स्वाति जी, अभी देखिए महंगाई का जो मामला है और महंगाई बढ़ रही है, बराबर बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है सच में, नींबू डीजल। लेकिन लोग महंगाई को अभी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अभी वो केवल हिंदू राष्ट्र मुसलमान भय में है कि नहीं है, देश में किस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी, ये तमाम किस्म के जो अनचाहे अनसुलझे जो सवाल खड़े हो गए हैं वो भारी पड़ रहे हैं महंगाई के ऊपर। अभी वो मानसिकता महंगाई वाली आई नहीं है। हालांकि लोग धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हो, करते रहना चाहिए। लेकिन मैं अंत में स्वाति जी एक बात जरूर कहूँगा, सोनिया जी को ये देखना होगा कि एक जोकर के खातिर पंजाब चला गया उनका, सिद्धू जोकर नाते उनका पंजाब चला गया, वरना पंजाब होता बना बनाया ऐसा एक बड़े नेता के नाते नाम नहीं लूंगा, आसाम चला गया था, गोवा चला गया था। ऐसे ही सत्ता थी MP में, राजनीतिक नासमझी में, जिद में, उसमें ये मध्य प्रदेश चला गया। ऐसा ना होने पाए। अब ये सोनिया जी ध्यान रखें, वरना 3 स्टेट तो आपके हाथ से अपने होते हुए चले गए जी। तो अब वहां पर क्या था कि आप पार्टी जो आई वो कांग्रेस होती है वहां पर आज की तारीख में। लेकिन अब सोनिया जी को 24 का देखना है, तो 24 के लिए ये सब चीजें देख ले कि कहाँ नुकसान हुआ और नुकसान करने वाले कौन है। कि जनाधार मजबूत करना होगा कांग्रेस को और ऐसे नेताओं को भी पार्टी से जोड़ना होगा जिनकी जमीनी स्तर पर पकड़ हो, निश्चित तौर जनाधार वाले नेता हो। निश्चित तौर पर राजनीति का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि संवाद स्थापित हो, और संवाद तभी होगा जब सामने कोई खड़ा होगा। अकेले बोलने को संवाद नहीं कहते। तो आपको सामने एक व्यक्ति ढूंढना ही पड़ेगा, और वो एक से आपको 10 बनाने होंगे, 10 से 100 बनाने होंगे, और संवाद की कड़ी को जोड़ते जाना होगा। हिंदी पट्टी राज्य हमेशा से तैयार होते हैं नए विकल्प के लिए, नई ऊर्जा के लिए। मुझे याद है एक न्यूज़ का कॉन्क्लेव हो रहा था लखनऊ में, और वहाँ पर प्रमोद तिवारी जी अपने बगल में बैठे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से कह रहे थे कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी उस वक्त मैं भी इनको समर्थन दूंगा। और ये विडंबना है कि वो प्रमोद तिवारी जी खुद कभी कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हो पाए। तो कांग्रेस को ये भी देखना पड़ेगा जो उनके पास क्षमता है उसका पूर्ण उपयोग हो, नए ऐसे लोग जोड़े जाएं जिससे ऊर्जा हो, युवाओं के लिए एक नया रास्ता खुले। मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प बन सकता है कांग्रेस, अगर वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करे तब। जी कृष्णकांत जी इसका जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं एक बड़ी एक कहा जा सकता है कि एक बड़ी संवाद जो एक संवाद शैली है वो स्थापित करनी होगी कांग्रेस को। हमारे राजनीतिक जी
हमारे अभी राजनीतिक विश्लेषक दुबे जी और श्री सुशील दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार दोनों लोगों ने अच्छे सुझाव दिए और हमेशा कांग्रेस पार्टी अच्छे सुझाव का स्वागत करती है और करेगी। और इनके सुझाव आपके चैनल के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से जरूर पहुंचेंगे और इनके सुझाव का हम भी यहाँ बैठ के स्वागत करते हैं। और कहीं न कहीं कोई न कोई बात हम डिलीवर जनता को करने में असफल रहे हैं, मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है। इसीलिए हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है राष्ट्रीय पैमाने पे भी, उत्तर प्रदेश के भी पैमाने पे। लेकिन हम इतना विश्वास जरूर यहाँ बैठे सारे लोगों को दिलाना चाहते हैं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जो रणनीति कह लीजिए, चाहे रोज का हमारा संवाद जो दिन पर दिन बढ़ रहा है और जिस तरह से हम रोज मीटिंगें सोनिया जी के नेतृत्व में हो रही हैं, यह संवाद 2024 में सकारात्मक परिणाम ले आएगा। और कांग्रेस एक ऐसा दल है, मैं समझता हूं इससे कोई इनकार नहीं करेगा, राघवेंद्र जी भी इनकार नहीं करेंगे, लेकिन एक पार्टी के होने के नाते वो सामने नहीं कह पाएंगे, भीतर से वो भी स्वीकार करेंगे कि जनता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। और जनता आज समझ पाए न समझ पाए, गुमराह हो जाए न गुमराह हो जाए, लेकिन जनता को सही इशू पे सही मौके पे जनता का हित कहीं अहित में न बदले, इसके लिए हमको लड़ना है। हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और 2024 में निश्चित रूप से झूठ फरेब और फ्रॉडों की सरकार को हम सत्ताच्युत करेंगे। जी चलिए राघवेंद्र जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, ये लोग जो है चर्चा तो खूब करते हैं, मैं सम्मान करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बात कह रहे थे, इनके बैठकें भी खूब होती हैं, चिंतन भी खूब होता है, लेकिन होता वही है। देहात में एक कहावत है, बैठकें खूब होंगी लेकिन खूंटा वही गड़ेगा, वही स्थिति है। दुनिया कह रही है क्या होना है, कांग्रेस में क्या आवश्यकता है, लेकिन ये लोग मानने को नहीं तैयार है। भाई इनके यहाँ कम से कम पहले चर्चा तो हो, कुछ नहीं, वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी। वास्तविकता ये है कि इनकी स्थिति अपने यहाँ के बारे में बताइए ना कि नितिन गडकरी और अमित शाह में कौन भारी पड़ रहा है और मोदी जी में, उसका कोई पुरसा हाल नहीं होता है, कम से कम गतिमान तो बनिए। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी मोदी जी में और नितिन गडकरी और अमित शाह में कौन इसमें भारी पड़ रहा है? कौन होगा बताइए आप, हमें पता है कांग्रेस में कौन होगा, कार्रवाई किसमें होती है। उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें कब हुई है, कौन जिम्मेदार है? मोदी पर एक्शन होगा। कांग्रेस पार्टी चला रहे, प्रयागराज में एक ही परिवार की 5 हत्याएं, प्रयागराज में एक सर्राफा दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। रायबरेली में जिस तरह से एक बच्ची, अयोध्या में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कभी इसके बारे में भी बात करेंगे। कृष्णकांत जी, राहुल गांधी के इस्तीफे की बात भी करेंगे कि नहीं चर्चा बीच बीच में सामने आती रही है। क्या आपको लगता है कि 134 साल पुरानी पार्टी, अगर राहुल गांधी इस्तीफा दे देंगे तो शायद बात बन जाए? इनमें हिम्मत नहीं है भाई, कहाँ स्वाति जी आप, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में यह हिम्मत नहीं है, ये बेचारे क्या करें, इनकी समस्या समझते हैं भाई स्वाति जी। हम नेतृत्व परिवर्तन की बात करेंगे, कान पकड़ के बाहर निकाल। अरे मोदी जी को छोड़िए, जोगी के सामने आप बोल पाते हो? क्यों नहीं बोल बता पाते दीजिए ना, हम लोग मोदी जी के सामने कोई बोल पाता है? आप जोगी जी के सामने बोल पाते हो मेरे भाई? अरे जिस दिन बोल दिए जाओगे उस दिन बुलडोजर चढ़ जाएगा। अरे कोई मोदी जी के सामने बोल पाता है? चलिए सर, आपसे पूछे जा रहे हैं सवाल कि आप कैसे जमीन और संगठन पर ठोस पकड़ बना रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी विचार विमर्श कर रही है, आपकी बात हो रही है। सर आप बताइए कि कैसे बीजेपी के लिए आप चुनौती खड़ी करेंगे आगे आने वाले चुनावों में? आप बताइए सर, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय भी बहुत कम रह गया। जी जी। बीजेपी ही नहीं, एनडीए के लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक चुनौती खड़ी हो चुकी है। अब पूरे देश में जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस एक विकल्प के रूप में, पूरी तरह एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में आज खड़ी है, जो 2024 में तमाम समर्थित दलों के साथ मिलकर के हम देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये झूठे फरेब फराडियों को हटाने जा रहे हैं। सर्वेश मिश्रा जी, आप बताइए कि 2024 के लिए आपकी पार्टी कैसी रणनीति बना रही है और कैसे बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को चुनौती देने जा रही है आपकी पार्टी? हाँ देखिए, आम आदमी पार्टी का विस्तार जितने तेजी से बढ़ रहा है, आप जिस देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है, और आप जिस तरीके से हमारा
2013 में पार्टी बनी, आप जैसे दिल्ली में चुनाव देखा, 3 बार हमने सरकार बनाई, पंजाब में मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहे, इस बार पंजाब में सरकार बनी। आप दूसरे अभी राज्यों में हमारा प्रसार बढ़ रहा है, सूरत के अभी सूरत में जिस तरीके से हमने चुनाव जीता, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तेजी से बढ़ रही है। और जहां तक बात रही कांग्रेस जैसी पार्टियों की, तो कांग्रेस जब इतने 8 सालों में विपक्ष नहीं बन पाई तो विकल्प बनने की तो कोई सवाल ही नहीं बनता। कांग्रेस के लिए इस पूरे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है दिल्ली में, आप कांग्रेस में सुनेंगे तो लोग एक लाइनों में कह देते हैं एक थी कांग्रेस और बात खत्म। तो देखिए इस तरीके कोई भी कांग्रेस ने इस देश के हालात ऐसे किए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पार्टी आई, इसको बहुत ही युवाओं ने, बहुत ही लोगों ने इतने भारी बहुमत से दिए, और आज साल में कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी ने देश का स्कूल देश बेच दिया पूरी तरीके से, जेल सेल रेलवे स्टेशन जो देखिए सब बेचने पे लग गए। अब देश के हालात ऐसे आ गए कि लोगों ने इन दोनों को समझ लिया, वो जान गए कि कांग्रेस बीजेपी वाले दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये बदलाव का दौर है, वैकल्पिक राजनीति का दौर है, और इन सब ये जो पार्टी के एक धर्मे पे चलने वाले लोग हैं, इनका दौर अब खत्म होने वाला है। नए दौर की राजनीति आएगी, और ये सब नफरत करने वाले, बांटने वाले लोग, ये अब तक जिन्होंने लूट खाया इस देश को, जाने वाले चले जाएंगे। 2024 का परिणाम भी ऐसा ही होगा। जी रुद्र जी, आपसे ये भी जानेंगे कि एक बड़ा मतभेद कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये भी रहा कि गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी रही, जो गुटबाजी नेताओं की थी वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से पार्टी की जो डगर थी उसको उसने कमज़ोर बना दिया। स्वाति जी, सफलता की एक बहुत खूबी होती है, खूबसूरती होती है कि वो तमाम जो आपके खिलाफ उठने वाली आवाज़ें हैं उनको रोक देती है, और असफलता की यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जब आप असफल होते हैं तो तमाम लोग भी बोल बैठते हैं जो शायद आपके सामने कभी ना बोलते, और कांग्रेस इसी हालत में है। अगर आपको याद हो, लखीमपुर कांड के बाद प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को डिवाइन नेतृत्व कहते हुए उस पर बड़ा उन्होंने तंज कसा था, और उन्होंने कहा था कि पिछले 10 सालों में 90% चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, और कांग्रेस को अपने नेतृत्व के साथ अब समझौता नहीं करना चाहिए। तो असल में कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट उठा ले अमेठी, मुझे लगता है कांग्रेस की जीत की राह वहीं से तय होगी। स्मृति ईरानी ने एक रात में नहीं हराया था राहुल गांधी को जी। राजनीति का एक मूल मंत्र है संवाद, और दूसरी बात मेहनत, इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। स्मृति ईरानी आई, हार गई, उसके बाद उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा, जबकि एक साथ में एक लोकप्रिय कवि थे, उन्होंने हर जगह पे कहा था कि मैं जीतूं या हारूं कभी भी अमेठी को नहीं छोड़ूंगा। वो अमेठी पलट के भी नहीं आए, और स्मृति ईरानी ने नहीं छोड़ा, और वो स्मृति ईरानी जो कपिल सिब्बल से भी हार चुकी थी चांदनी चौक में, उन्होंने राहुल गांधी को आखिर में हरा ही दिया। सिर्फ एकमात्र अमेठी की सीट को कांग्रेस अपना ये नज़ीर मान ले, और इसी अमेठी के फार्मूले को कि संवाद और मेहनत, इसी को उत्तर प्रदेश में उतार दे, मुझे लगता है बड़ी आसान चीज है। जी, बहुत ही सरल शब्दों में आपसे जानेंगे, क्योंकि बीजेपी के राघवेंद्र जी भी हमारे साथ है, वो भी इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले आपसे ही हम जान लेते हैं, क्योंकि 10 साल की बात करें, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 1 दशक पीछे की बात करें, तो बीजेपी यूपी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। बहुत ज़्यादा डगर मुश्किल थी बीजेपी के लिए, लेकिन ज़मीन पर उतरे नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी लगातार संघर्ष में आए, और धीरे धीरे ये स्थिति और 2.0 फिर से बीजेपी। आपके संगठन में कहाँ क्या कमियां रह गई, और उन कमियों पर कैसे विचार विमर्श होगा आगे आने वाले समय में? पहले कृष्णकांत जी आप, फिर राघवेंद्र जी, इसका जवाब आप ही दीजिए। कमियां रही हैं जी, और हमने जितनी भी जहां भी हम असफल रहे हैं, हम उन असफलताओं से सीखेंगे। हमारे संगठन में भी जो कमियां रही हैं, उन कमियों को भी हम सुधारने का काम कर रहे हैं। हमें संगठन भी चलाना आता है, सरकार भी चलाना आता है, देश भी चलाना आता है। हम सब करेंगे। 2 साल के इस समय में पूरी तरह से हम मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का भरपूर विकल्प यहाँ बनने जा रहे हैं। अब बन चुके पूरे देश में कांग्रेस का विकल्प बन के जिस तरह से बताइए ना कैसी रणनीति बनाई जा रही है, सिर्फ बातों से ही क्या होता है, बताइए ना कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। रणनीति टीवी चैनलों पे ना तो बनती है और ना तो टीवी चैनलों पे डिस्कस होती है। रणनीति किसी भी पार्टी की आपके और इस डिबेट में बैठ के आप डिस्कस करके नहीं बना सकते हैं। नहीं तो कुछ तो मुद्दे होंगे ना, मतलब रणनीति कुछ तो ऐसे मुद्दे होंगे ना सर जो उठाएगी कांग्रेस। मुद्दे में नहीं, सही सवाल आपने किया। मुद्दे तो मेरे पास है कि कारोबारियों और धंधे वालों व्यापारियों के हाथों से जिस तरह से बैंक का राष्ट्रीयकरण लेकर के इंदिरा जी ने सरकारी किया, आज सरकार के हाथों से छीन के फिर उन व्यापारियों के हाथों में देने का काम हो रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है।
जी। पूरा देश आज गिरवी रखा जा चुका है। यह देश को गिरवी रखने से छुड़ाना यह हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। 2 करोड़ का भाषण देने वालों के झूठ को देश में जनता के बीच में ले जाना हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। नौजवान हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई साथी कह रहे थे कि महिलाएं हमें चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रही थी। हम भले हारे, लेकिन 159 सीटें हमने महिलाओं को दिया और महिलाएं लड़ी। हार जीत अलग मुद्दा है, लेकिन हमने जो कहा राघवेंद्र जी इसका जवाब, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत कम शब्दों में एक फाइनल कमेंट, बहुत छोटा सा जवाब राघवेंद्र जी ले जाना हमारा सबसे बड़ा। कृष्णकांत जी आपको बहुत समय दिया, राघवेंद्र जी को जवाब दे दीजिए। अरे प्रयागराज में कहीं बहुत कम समय रह गया है कृष्णकांत जी, पूरा समय आज आपको दिया गया है, ये नहीं कह सकते हैं कि हमने समय नहीं दिया। जी राघवेंद्र जी बहुत कम शब्दों में। नहीं, हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। हम लोग समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लेकर के हमेशा लगातार हितों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। जब सरकार रही है, सरकार के माध्यम से काम करते रहे। हम लोग सरकार का संगठन रहा हुआ संघर्ष के माध्यम से। सुशील जी फाइनल कमेंट। बहुत समय रह गया है, देखिए स्वाति जी, एक तरफ मोदी जी जब बोलते हैं सही गलत झूठ अच्छा बुरा जैसा भी, लेकिन देश में चर्चा का विषय बनता है और बोलने में मोदी जी का कोई जोड़ और जवाब नहीं है। दूसरी तरफ अभी 4-5 दिन पहले राहुल जी बोल रहे थे कि देश मुझे सिखाना चाहता है और तमाम बातें बोली, मुझे मारा और देश प्रेम का पता नहीं क्या। लेकिन जब ये कहा कि देश मुझे सिखाना चाहता है, अरे आपकी नाना प्रधानमंत्री, आपकी दादी प्रधानमंत्री, आपके पिताजी प्रधानमंत्री और बरसों रहे, कितना सीखोगे भाई। शेर के बच्चे को शिकार सिखाता है, शेर के बच्चे को शिकार सिखाता है क्या? वो बोलते तो लगता है अजीब, पता नहीं कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अरे नेता बनो, बौद्धिक न बनो, सेमिनार नहीं अटेंड कर रहे हो, जीत पाती है पॉलिटिकल बोलो, सेमिनार नहीं अटेंड कर रहे राहुल जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राघवेंद्र जी आपका, कृष्णकांत जी आपका, सुशील जी आपका, रुद्र प्रताप जी आपका, सर्वेश द्विवेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल उठते रहेंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से संघर्ष कांग्रेस की तरफ से चल रहा है और ये संघर्ष किस तरीके से चुनौतियों की ओर बढ़ता है और ये चुनौतियां किस तरीके से जीत की तरफ कांग्रेस को ले जाती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।